हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम MHI 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो आपका MA हिस्ट्री इग्नू का कोर्स है MHI 3। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, अभी आपके जो दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, तो देखिए कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी पहले आपको समझना पड़ेगा। इफ वी टॉक अबाउट दिस टर्म कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की टर्म है, ये दो सेंसेस में यूज होती है। ठीक है, इसके जो है टू सेंसेस में ये टर्म यूज होती है। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट ये यूज होती है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज। ठीक है, जब भी कॉलोनियल कंट्रीज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया था, इंडिया वाज अ कॉलोनियल कंट्री, राइट। ठीक है, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। तो जब हिस्ट्री की बात करते हैं कॉलोनियल कंट्रीज की, सो वी टॉक अबाउट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, देन सेकंड अगर सेंस देखें इसकी, ये है कि हिस्ट्री जिसमें हिस्ट्री ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस्ड थे बाय कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आप इंडिया की भी अगर हम बात करें, इंडिया में कौन डोमिनेट करते थे? ब्रिटिशर्स। अगर हम मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, जो मॉडर्न हमारी हिस्ट्री है, तो उसमें क्या था? कॉलोनियल आइडियोलॉजी जो थी कहीं ना कहीं दैट वाज डोमिनेंट। ठीक है, तो दो तरह से ये कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की टर्म यूज होती है। फर्स्ट इज टू रेफर टू हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज सिंपली। ठीक है, जब भी आप कॉलोनियल कंट्रीज की हिस्ट्री को रेफर करते हैं, हम बोलते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। सेकंड, जब हम कंट्रीज की बात करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज जो कि डोमिनेटेड थे बाय द कॉलोनियल आइडियोलॉजी। ठीक है, सो दैट वाज कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखने लगे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, राइट। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जब इंडिया की हिस्ट्री लिखने लगे, तो वो क्या बोलते थे कि उन्होंने इंडिया के एंशिएंट जो पास्ट था उसके बारे में कुछ कुछ लिखा, एंड देन फाइनली व्हाट दे सेड कि हाँ, जो ब्रिटिश कल्चर है, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है उनका कल्चर सुपीरियर है एज कंपेयर टू इंडिया। तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स को जो है ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस को जस्टिफाई कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में आप देखेंगे जो हिस्टोरियंस हैं जनरली, वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कल्चर है, ठीक है, उसको सुपीरियर बताते हैं एज कंपेयर टू इंडियन कल्चर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इवन नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स जो हैं, ठीक है, ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं, कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते इंडियन नेशनलिज्म को। ठीक है, तो वो बेसिकली उनका एक जो आप बोल सकते हैं कि बेसिक उनका जो पॉइंट रहा है, नेचर रहा है, दैट वाज टू जस्टिफाई द डोमिनेंस ऑफ कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल रूल जो था, ब्रिटिशर्स थे, उनको जो है जस्टिफाई करना। ठीक है, तो ये बेसिक एक एसेंस रहा है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का। ठीक है, ये आप देखेंगे कॉलोनियल हिस्टोरियंस हमेशा इस तरह से बात करते थे कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियंस जो है दे वर बैकवर्ड। ठीक है, ये बैकवर्ड थे, इनकी जो सोसाइटी थी दैट वाज स्टैग्नेंट। ठीक है, और ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने इंडिया में रूल किया और इंडिया को प्रोग्रेस जो है बनाया। ठीक है, प्रोग्रेशन की तरफ लेके गए। अदरवाइज उनकी जो पहले सोसाइटी थी, एंशिएंट और मिडिवल सोसाइटी, वो बैकवर्ड थी। ठीक है, तो इस तरह से कॉलोनियल हिस्टोरियंस बात करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको जो है क्लियर होना चाहिए कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है उसमें हमेशा जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, जो कॉलोनियल पावर्स हैं, उनको डोमिनेंट दिखाया गया और इंडिया को जो है इंफीरियर दिखाया गया। ठीक है, तो कॉलोनियल पावर्स जो है उनको सुपीरियर एंड इंडिया को इंफीरियर। ठीक है, तो अभी हम कुछ वर्क्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉलोनियल वर्क्स की बात करते हैं जो आपको मेंशन करने होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए एक ये चीज आपको माइंड में रखनी है फ्रेंड्स, ये MHI 3 का कोर्स है। ठीक है, MHI 3 इज हिस्टोरियोग्राफी, तो ये टॉपिक ही आपका जो है हिस्टोरियोग्राफी है। इसमें आपको जरूर जो है वर्क्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक वो आपको मेंशन करने होंगे।
ठीक है, उनके हिस्टोरियंस कौन कौन थे वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो ये जरूर आप 2-3 जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके 2-3 वर्क्स जो है अपने माइंड में जरूर आप जो है मेमोराइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से वर्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट आपका जो वर्क है दैट इज ऑब्जर्वेशंस ऑन स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि 1792 में जो है लिखा गया। ठीक है, एंड इट वाज रिटन बाय चार्लिस ग्रांट। चार्लिस ग्रांट जो थे, ठीक है, वो इवेंजेलिकल स्कूल को बिलोंग करते थे। अब इवेंजेलिकल स्कूल क्या होता है गाइस? इवेंजेलिकल स्कूल जो है वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, बाइबल में बिलीव करते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन फेथ में उनका प्योर जो है बिलीफ होता है। ठीक है, तो अब ये क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, तो ऑब्वियसली बात है इनके लिए जो क्रिश्चियनिटी थी दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? उसी को ये बिलीव करते हैं, उसी में। तो ये क्या बोलते थे कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है दैट इज गुड फॉर इंडिया, और ये क्रिश्चियनिटी यहाँ पे आई है टू ब्रिंग इंडिया आउट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इंडिया जो है पहले और जो रिलीजियंस वगैरह है, सुपरस्टिशंस है, कहीं उनकी डार्कनेस में खोया हुआ है। ठीक है, अंधेरा है, अंधकार है यहाँ पे, और क्रिश्चियनिटी एज अ लाइट जो इंडिया में आई है विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो दैट वो जो डार्कनेस, अंधकार जो है उससे इंडिया को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो इस तरह की बात की गई इस वर्क में। बेसिकली क्या आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो था, ब्रिटिश कल्चर था, क्रिश्चियनिटी थी, उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है, और बोला गया कि अभी तक जो इंडिया में रिलीजन्स थे, ठीक है, वो सब जो है एंशियंट में अगर बात करें, मिडीवल में, वो सब जो है डार्कनेस थी, सुपरस्टिशंस थे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट यूरोप, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जाते हैं, यूरोप में हम क्या बोलते हैं कि मिडीवल एज जो थी दैट वाज एज ऑफ डार्कनेस, राइट? ठीक है, उस टाइम पे वैम धर्म थे, वैम भरम हो रहे थे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं जो है ज्यादा मतलब जो है सुपरस्टिशंस वगैरह क्रिएट करी थी, राइट? ठीक है, और फिर हम क्या बोलते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है दैट वाज एज ऑफ एनलाइटनमेंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या कहा गया कि जो इंडिया है, इंडिया का एंशियंट और मिडीवल पास्ट है, दैट वाज हैविंग डार्कनेस। ठीक है, और वहां पे सुपरस्टिशंस वगैरह होते थे, और अभी क्रिश्चियनिटी आया है टू रिमूव इंडिया फ्रॉम दैट डार्कनेस। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया। देन सेकंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपका वर्क आता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क हो जाता है। इसमें अलग अलग जो है वर्क्स पब्लिश हुए बिटवीन 1806 एंड 1818 बाय जेम्स मिल। काफी इम्पोर्टेंट बंदा है ये जेम्स मिल। ठीक है, पहले तो आपको देखो जेम्स मिल जो था, ही हैज नेवर कम टू इंडिया, कभी भी वो इंडिया में नहीं आया था। उसने जितने भी वर्क्स पब्लिश करे, ठीक है, दैट वाज जस्ट कि हाँ उसने कुछ जो है इंडियन ऑथर इंग्लिश ऑथर्स के वर्क्स वगैरह पढ़े, उनके बेस पे उसने अपने वर्क्स क्रिएट करे। ठीक है, उसने वो कभी भी इंडिया में उसने विजिट नहीं किया था, उसको नॉलेज नहीं थी इंडियन कल्चर की। ठीक है, तो अब देखिए आप अगर कहीं बाहर के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अमेरिका के बारे में लिख रहे हैं, आप ब्रिटेन के बारे में लिख रहे हैं, बट यू हैव नेवर विजिटेड टू दैट कंट्री, राइट? तो आपको उतने अच्छे से चीजें तो नहीं पता होंगी, आप किसी और का लिखे हुए के ऊपर अपना लिख रहे हैं, राइट? तो यही केस जेम्स मिल का था। दैट्स वाई ये माना जाता है कि जेम्स मिल के जो वर्क्स थे वो जो है कहीं ना कहीं बायस्ड थे। ठीक है, वो ऑथेंटिक नहीं थे, वो एक ट्रू पिक्चर इंडिया की प्रेजेंट नहीं करते थे। ठीक है, बट फिर भी ये जो जेम्स मिल के वर्क्स थे ये काफी ज्यादा जो है पॉपुलर हुए। इवन जो ब्रिटिश इंडियन सिविल ऑफिसर्स होते थे उनको भी ये जो है वर्क्स पढ़ाए गए, उनकी ट्रेनिंग में इंक्लूड किए गए। ठीक है, तो काफी ये जो है पॉपुलर हुए। अब यहाँ पे जेम्स मिल ने क्या किया था? जेम्स मिल ने, देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, राइट, हम कैसे उसको जो है डिवाइड करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, राइट, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से हम बात करते हैं। बट जेम्स मिल ने यहाँ पे ट्राई किया था टू डिवाइड इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, एंशियंट को बोला हिंदू हिस्ट्री, ठीक है, मिडीवल को क्या बोला, मोहम्मदन हिस्ट्री, ठीक है, मुस्लिम हिस्ट्री। तो ऐसे पीरियड्स को जो है डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब जैसे ब्रिटिशर्स का आपको पता है डिवाइड एंड रूल चलता था, तो इवन यहाँ पे हिस्ट्री को भी जो है जो हमारा पास्ट रहा है उसको डिवाइड किया गया जेम्स मिल के द्वारा इन हिज वर्क। ठीक है,
तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं हिस्टोरियोग्राफी में भी हमें डिवीजन देखने को मिली, ठीक है। देन उसके बाद इसी बेसिस पे एक और इम्पोर्टेंट जो है वर्क पब्लिश हुआ, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मदन इंडिया, ठीक है, बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, ठीक है। ये 1841 में पब्लिश हुआ। इसमें भी कहीं ना कहीं यही था कि इंडिया को पीरियडाइज किया गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एंड इट वाज सेड कि जेम्स मिल भी जो है ये कहीं ना कहीं मतलब जो माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन थे वो तो इंडिया में थे, ठीक है, तो इधर यहाँ पे सिविल सर्वेंट रहे वो काफी टाइम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जेम्स मिल जो है उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली बोथ ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे दोनों ही, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं वो कहीं ना कहीं ट्रू जो इंडिया की पिक्चर थी वो प्रेजेंट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं था कि हमारा एंशियंट जो पास्ट था उसमें हिंदू रिलीजन डोमिनेंट था या मिडिवल में मुस्लिम था, इस तरह से कोई बात नहीं थी, बट इन्होंने इस तरह से प्रेजेंट करा, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है दैट इज बाय विंसेंट स्मिथ, वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज होने लगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कि ये जो वर्क था हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय विंसेंट स्मिथ, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल था, ठीक है। हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि इट वाज प्रिवेंशनल, इट वाज प्रिवेंशनल, इट वाज नॉट बायस्ड, ऐसा नहीं था, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं बायस्डनेस थी यहाँ पे, बट एज कम्पेयर टू अर्लियर वर्क्स थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे चेंज होने लगा। इट वॉज क्लोज टू द प्रोफेशनल हिस्टोरियंस राइटिंग, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अभी नेशनलिज्म आने लगा 1885 में, राइट, आपको पता है जो है कांग्रेस वगैरह बनती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आती है, ठीक है। तो ये चीजों को इसने जो है विंसेंट स्मिथ ने इन चीजों की बात की, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की, इंडिया में जो नेशनलिज्म आ रहा था उसकी बात की, ठीक है। अदरवाइज ब्रिटिशर्स तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, ठीक है, कॉलोनियल हिस्टोरियंस एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि इंडिया में नेशनलिज्म भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इट वॉज क्लोज टू द प्रोफेशनल हिस्टोरियंस, बट ये जो ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली एक सही पिक्चर ये भी दे रहा था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या बोला विंसेंट स्मिथ ने कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की इंडिया को, अदरवाइज जो एंशियंट इंडिया था या मिडिवल इंडिया था वहां पे तो पूरा डिसऑर्डर था, ठीक है, वहां पे जो है स्टेबिलिटी नहीं थी। तो ये तो गलत बात है। देखिए अब अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करते हैं, अकबर थे, ठीक है, अकबर के अंडर इंडिया जो है काफी यूनिफाई हुआ। फिर उसके बाद अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वाज देयर, राइट, ग्रेट रूलर्स हुए हैं हमारे इंडिया में भी, ऐसा नहीं था कि इंडिया वाज नॉट स्टेबल, ठीक है, इस तरह की कोई बात नहीं थी। बट विंसेंट स्मिथ ने क्या शो किया कि हाँ ब्रिटिशर्स जो है वो अल्टीमेट स्टेबिलिटी लेके आए हैं इंडिया में, ठीक है, अदरवाइज उससे पहले तो अनस्टेबिलिटी थी, डिसऑर्डर था, क्योस था, ठीक है। तो इस तरह की बात की विंसेंट स्मिथ ने, तभी हम क्या बोलते हैं कि इट वाज क्लोज टू प्रोफेशनल हिस्टोरियंस, उनके जो वर्क थे वो प्रोफेशनल जो वर्क्स के क्लोज थे, बट आप ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली नॉन बायस्ड थे, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, 1934 में पब्लिश हुआ, राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्क, ये जो बुक पब्लिश हुई, ठीक है, इट वाज बाय एडवर्ड थॉमसन, ठीक है। एडवर्ड थॉमसन जो थे ही बिलोंग टू लिबरल पार्टी, ठीक है। अब ये जो लिबरल पार्टी थी उसको बिलोंग करते थे, और कहीं ना कहीं ये जो है मतलब इनके लिबरल व्यूज थे, ठीक है। ही वाज टीचर इन कॉलेज ऑफ बंगाल, और ये रविंद्रनाथ टैगोर को भी जो है अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है। सिमिलरली एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन आते हैं, जीटी गैरेट, ठीक है। तो जीटी गैरेट भी जो है लिबरल स्कूल ऑफ थॉट से थे, लेबर पार्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है, और इंडिया में इन्होंने वर्क किया था एज सिविल सर्वेंट फॉर 11 ईयर्स। तो अब ये कहीं ना कहीं एक हमें ट्रांजिशन मिलती है इनके वर्क में। देखिए कैसे होता है, पहले तो जो हिस्टोरियंस थे दे जनरली
शोड द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स जो थे सुपीरियर थे। ठीक है, और मतलब इंडिया के बारे में सही सही बातें नहीं बोल रहे थे। इवन उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वहां पे ब्रिटिशर्स का रूल जो है दैट इज गुड फॉर इंडिया। ठीक है, इस तरह की बात करते थे, इंडियन सोसाइटी को स्टेगनेंट बैकवर्ड दिखाते थे। बट इन्होंने यहाँ पे जो है इन्होंने लिबरल व्यू पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करा। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपथेटिक थे टुवर्ड्स इंडियन नेशनल एस्पिरेशंस, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे। ठीक है, तो हम अगर इंडियंस की बात करते हैं, इंडियंस जो है इनके वर्क्स को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करे थे। इंडिया की जो एस्पिरेशंस थी, इंडिया की नेशनल मूवमेंट थी, उसको सही तरह ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ट्रांजिशन कंसीडर होता है बिटवीन द अर्लियर वर्क्स एंड द लेटर वर्क्स ओके ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर हम कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, देयर वाज ट्रांजिशन। ठीक है, अगर आप बिगिनिंग में देखोगे 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग के वर्क्स, ठीक है, और बाद में आप 20वीं सेंचुरी में आते आते देखोगे जैसे जैसे ब्रिटिश रूल भी इंडिया में खत्म हो रहा था, थोड़ा उनका डोमिनेंस कम हो रहा था। ठीक है, तो हिस्टोरियोग्राफी में भी चेंज आता है। पहले क्या था, बिल्कुल यूरोप सेंट्रिक अप्रोच, यूरो सेंट्रिक अप्रोच जो है यूज हो रही थी कॉलोनियल हिस्टोरियंस द्वारा, जिधर यूरोपियन कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है, ब्रिटेन है, उसको ही डोमिनेंट दिखाया जा रहा था। बट यहाँ पे धीरे धीरे ये चीज चेंज हुई। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखेंगे इंडिया में चेंज हो रहा था, ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस कम हो रहा था। ठीक है, सिमिलरली कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में भी चेंज हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है कुछ कॉलोनियल जो आइडियोलॉजी है उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द कॉलोनियल वर्क्स। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि ठीक है कॉलोनियल हम अगर हिस्टोरियंस की बात करते हैं उनकी थॉट सिमिलर होंगी, बट यू कैन नॉट से कि एग्जैक्टली सेम होंगी, राइट। कुछ थोड़े बहुत आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो अगर हम जनरल बात करें तो जनरल में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं हमें कॉलोनियल आइडियोलॉजी के, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आता है ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। मींस बेसिकली वही जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो इंडिया का कल्चर था उसको कहीं ना कहीं जो है इंफीरियर दिखाया गया, मॉडर्न जो वेस्टर्न कल्चर था उसको जो है सुपीरियर दिखाया गया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे क्या होने लगा कि जो ये बोलते थे कि इंडियन कल्चर जो है कहीं ना कहीं इंफीरियर है। ठीक है, तो इस तरह से ये होने लगा। ठीक है, देन सेकंड, नो यूनिटी इन इंडिया अंटिल द ब्रिटिश यूनिफाइड द कंट्री। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की थी पहले, जैसे विंसेंट स्मिथ ने भी बोला कि स्टेबिलिटी जो है इंडिया में कौन लेके आए हैं, ब्रिटिशर्स। उसके पहले तो डिसऑर्डर ही था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ब्रिटिशर्स है उन्होंने ही कंट्री को, इंडिया को यूनिफाई किया है, अदरवाइज इनमें तो कोई भी यूनिटी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज रही। देन सोशल डार्विनिस्ट नोशंस अबाउट इंडिया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे आप डार्विन की थ्योरी बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, कि अगर स्पीशीज को आपस में स्ट्रगल करना पड़े तो जो फिटेस्ट होगा, जो बिल्कुल जो है रेडी होगा, ठीक है, सुपीरियर होगा, वही जो है एग्जिस्ट करेगा, राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे यही बात की, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने क्या बोला कि अगर ठीक है कल्चर्स में अगर लोगों में स्ट्रगल होती है तो ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटेन जो है वो सुपीरियर है एंड वही फिटेस्ट है टू रूल। ठीक है, तो सब में से जो जिसको रूल करना चाहिए वो किसको करना चाहिए, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, बिकॉज दे आर द सुपीरियर वंस। ठीक है, तो ये क्या बोलते थे सब में, ठीक है, इवन जो कॉलोनियल कंट्रीज थे, ठीक है, या फिर आप और फ्रेंच वगैरह लगाएंगे, सब में कौन है, ब्रिटिशर्स जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, एंड दे वर कंसिडर्ड एज फिटेस्ट टू रूल, सुपीरियर है तो उनका ही रूल करना बनता है। ठीक है, तो इस तरह की बात करते थे। देन इंडिया कंसिडर्ड एज स्टेगनेंट सोसाइटी नीड पैक्स ब्रिटानिका। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने अभी बात की कि ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि इंडिया जो है वो एक स्टेगनेंट सोसाइटी थी, बैकवर्ड सोसाइटी थी बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये क्या बोलते थे कि इंडिया को पैक्स ब्रिटानिका चाहिए। ठीक है, पैक्स ब्रिटानिका क्या है,
पैक्स ब्रिटानिका बेसिकली एक पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम 1815 बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, 1914 से पहले का जो पीरियड है दैट वाज कंसीडर्ड एज पैक्स ब्रिटानिका, जिसमें ब्रिटेन जो था वो डोमिनेंट हो गया था, ठीक है। सब जो है यूरोपियन पावर्स में भी आप देखेंगे ब्रिटेन जो था वो डोमिनेंट हो गया था। तो ब्रिटेन क्या बोलता था कि वो जो पीरियड था दैट वाज पीरियड ऑफ पीस, ठीक है, उसमें पीस थी, शांति थी, क्योंकि ब्रिटेन वहां पे सारी चीजें हैंडल कर रहा था, ठीक है, और वो जो है ग्लोबल पुलिसमैन की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये बोलना चाहते थे कि पीस इंडिया में तभी स्टेब्लिश हो सकता है कि अगर ब्रिटेन उसको रूल करेगा, ठीक है। तो क्या बोलते थे कि इंडिया को जो है पैक्स ब्रिटानिका चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉलोनियल हिस्टोरियंस बोलते थे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा कि बहुत ज्यादा ये क्रिटिकल थे इंडिया की तरफ, ठीक है, हमेशा ब्रिटिशर्स को ही डोमिनेंट दिखाते थे, बट लेटर ऑन थोड़ा बहुत ये जो है सोफिस्टिकेट हुए, सिंपैथेटिक हुए टूवर्ड्स इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो हम बाकी जनरली अगर हम देखें हमेशा कॉलोनियल हिस्टोरियंस का क्या रहता था, ये जस्टिफाई करते थे ब्रिटिश रूल को, लेजिटिमाइज करते थे ब्रिटिश रूल को कि हाँ इंडिया पे जो है ब्रिटिशर्स को रूल करना चाहिए, इससे इंडियंस की जो है प्रोग्रेस होगी, इंडियंस जो है एडवांस होंगे इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे डेवलपमेंट होगी, ठीक है, वहां पे जो है लोग सिविलाइज्ड बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बात करते थे। ब्रिटेन को बेसिकली एज अ गार्डियन शो करते थे और इंडिया को एज अ वॉर्ड। तो ब्रिटेन को बोलते थे कि हाँ ब्रिटेन जो है इट शुड रूल इंडिया, क्योंकि इससे इंडिया की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये आपका गाइस टॉपिक था कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का, ठीक है। ये आपको पूरा बताना होगा, बेसिक आपको बताना होगा कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स जैसे हमने डिस्कस किए वो बताने होंगे, एंड देन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी, ठीक है। तो होप सो आपको ये टॉपिक अभी क्लियर हो गया होगा। कुछ आपको डाउट्स आते हैं आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक जो ग्रुप्स का है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।